हेलो एवरीवन, एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। स्टीव रोजर की लेगेसी अब सैम विल्सन के हाथों में है। नया कैप्टन अमेरिका, न्यू चैलेंजेस, लेकिन दुनिया पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये सिर्फ एक और सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक रेवोल्यूशन है, एक एक्शन पैक्ड रोलर कोस्टर है जो आपको एक सेकंड के लिए भी ब्लिंक करने नहीं देगा। सो आज हम करने वाले हैं डीप डाइव इनटू कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। क्या सैम विल्सन सच में इस शील्ड का राइटफुल बियरर है? क्या ये फिल्म स्टीव रोजर की लेगेसी को जस्टिफाई करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वह गेम चेंजर है जो मार्वल यूनिवर्स को एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकता है? चलिए शुरू करते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। स्टोरी स्टार्ट होती है थंडरबोल्ट रॉस की। ये MCU का वो कैरेक्टर है जो पहले US आर्मी के अंदर जनरल। इस कैरेक्टर की बात करें तो इसकी शुरुआत जनरल रॉस के रूप में द इनक्रेडिबल हल्क में की थी और उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर वापस आए। इसके बाद रॉस ने एवेंजर्स की तलाश शुरू की जो सोकोविया एकॉर्ड्स का विरोध कर रहे थे। उसकी छोटी छोटी अपीयरेंस ब्लैक विडो और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखी गई। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थंडरबोल्ट का सबसे पावरफुल रोल है क्योंकि अब वो यूनाइटेड स्टेट के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं और प्रेसिडेंट बनने के सीधे बाद वो सैम विल्सन से मिलते हैं जो MCU के न्यू कैप्टन अमेरिका। रॉस अपनी विक्ट्री स्पीच में थैनोस के स्नैप का रेफरेंस देते हैं और सेलेस्टियल ताइमूत पे बात करते हैं। जैसे इटर्नल्स में देखा था वही रॉस का फ्लैशबैक सीन में द हल्क हंटर कहकर भी मेंशन किया गया। अगले सीन की बात करें तो सैम विल्सन USA मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में बहुत सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर USA से मैक्सिको जाते हैं। वहीं सैम के साथ टॉरस भी होते हैं जो अब फैल्कन बन चुके हैं। सैम और उसकी टीम मैक्सिको एक मिशन कंप्लीट करने गई होती है जो मिशन में बहुत सारी टेररिस्ट से फाइट करना पड़ता है और वो ग्रुप काफ़ी पावरफुल होता है और उसका नाम सरपेंट सोसाइटी होता है। इस ग्रुप ने जापान से एक बहुत ही खास चीज़ चुरा लिया है और वो कंटेनर इन सरपेंट ग्रुप के पास होती है। इनके बॉस होता है साइडवाइंडर और जापान एंड USA अब अच्छे फ्रेंड कंट्री हो चुके हैं तो USA ने कंटेनर को सरपेंट ग्रुप से वापस लाने का जिम्मा लिया होता है। सो सैम विल्सन और उसकी टीम मिलकर उनके अड्डे पर अटैक करते हैं और सैम विल्सन इनसे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं फैल्कन वाली सूट भी काफ़ी अच्छी लग रही होती है। उसके विंग्स वाइब्रेनियम के बने होते हैं और इन सब की हेल्प से सैम विल्सन सभी को हरा देता है। और जो विंग सैम के पास है एक्चुअली वाकांडा वालों ने एज ए गिफ्ट दिया होता है क्योंकि सैम ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के दौरान वाकांडा में रहकर फाइट में हेल्प किया था। इन सब को हराने के बाद सैम उनके बॉस तक पहुंच जाता है साइडवाइंडर के पास और इनकी फाइट की दौरान सैम कंटेनर ले लेता है लेकिन साइडवाइंडर भागने में कामयाब हो जाता है। अब सैम को कंटेनर मिल जाता है तो वो अपने टीम के साथ वापस आ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सैम एंड टॉरस मिलने जाते हैं आइजिया ब्रैडली से। आइजिया ब्रैडली की बात करें तो वो एक सुपर सोल्जर है एंड वो एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका रह चुका है। ये सुनकर टॉरस काफ़ी शॉक रह जाता है। सैम टॉरस को बताते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दबकर खो गए थे देन तब USA कंट्री ने आइजिया ब्रैडली को न्यू कैप्टन अमेरिका बनाया था और कुछ टाइम बाद ही आइजिया को 30 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। एंड जब 30 साल बाद जेल से बाहर आते हैं टॉरस आइजिया से पूछता है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आप कैप्टन अमेरिका थे फिर 30 साल तक जेल में क्यों रहना पड़ा? आइजिया बताते हैं कि उन्होंने कैप्टन अमेरिका बनने के बाद बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन किए, बहुतों की जान बचाई और वो पावरफुल होने लगे थे बट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे। बट USA के गवर्नमेंट कभी नहीं चाहते थे कि एक ब्लैक आदमी एक फेमस सुपर हीरो बने और इसलिए उन्होंने 30 साल तक जेल में कैद रखा, न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे और मुझे अपने देश से प्यार है लेकिन इस USA की सरकार से नफरत है। फिर टॉरस सैम एंड आइजिया काफ़ी कन्वर्सेशन होती है। उसी बीच सैम को एक कॉल आता है कि प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग रखी है व्हाइट हाउस के अंदर एंड सैम विल्सन को भी इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम, आइजिया एंड टॉरस तीनों साथ में व्हाइट हाउस जाते हैं। सैम की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है यानी कि थंडरबोल्ट रॉस से। सैम एंड रॉस मिलते हैं। रॉस कहता है सैम से कि अपने मिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया एंड जापान की सरपेंट ग्रुप ने जो चीज़ चुरा लिया था उसे सैम वापस ले आया।
वहीं हमें व्हाइट हाउस की मीटिंग हॉल को दिखाते हैं। वहां पर सैम विल्सन, आइजा ब्रैडली, टॉरेस एंड और भी बाकी गेस्ट होते हैं। उन सब के साथ रॉस एंड अलग अलग कंट्रीज के लीडर भी होते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। थंडरबोल्ट रॉस मीटिंग की स्टार्ट करते हैं और सभी से कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले इंडियन ओशन में एक न्यू आइलैंड का ओरिजिन हुआ है जिसका नाम है सेलेस्टियल आइलैंड, और ये वही आइलैंड है जिसको इटर्नल्स ने ताइमुत को इमर्ज होने से रोक दिया था और ताइमुत जमकर सॉलिड बन गया और एक आइलैंड जैसा बन गया। और उसी आइलैंड की बात करते हुए थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं जब ये सेलेस्टियल आइलैंड इमर्ज हुआ तो सभी कंट्रीज़ का ध्यान इस पर गया और बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिसर्च किया और उन्हें ये पता चला कि एक तरह की मेटल से बना है, ऐसा मेटल जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये मेटल वकांडा के वाइब्रेनियम से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस मेटल का नाम है एडमेंटियम, लेकिन एडमेंटियम के बारे में जैसे ही सभी को पता चलता है सभी उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करने लगते हैं। अब यूएसए इस मैटर को सामने लाया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फैसला किया है कि सारे देश मिलकर एडमेंटियम आपस में बांट ले ताकि सभी को एडमेंटियम मिल जाए और कोई कंट्रीज के बीच आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। थंडरबोल्ट रॉस कहते हैं जापान ने इस सेलेस्टियल आइलैंड पे बहुत अच्छी रिसर्च किया है एंड इसका प्योर फॉर्म भी अचीव कर लिया। सरपेंट ग्रुप ने उसे चुरा लिया था बट कैप्टन अमेरिका मैक्सिको जाकर एडमेंटियम के कंटेनर को वापस ले आए हैं और इसके लिए कैप्टन अमेरिका को थैंक यू बोलते हैं। इसके दौरान अचानक म्यूजिक प्ले होने लगती है और आइजा ब्रैडली उठ खड़े हो जाते हैं और पास खड़े गार्ड से बंदूक छीनकर थंडरबोल्ट रॉस पर फायर कर देते हैं और वहीं मौजूद 4 और सोल्जर्स भी अपने गन्स निकालकर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं बट उस फायरिंग से रॉस बच जाते हैं। फिर जल्द से सैम विल्सन आइजा ब्रैडली को कंट्रोल करके गन छीनने की कोशिश करते हैं और बाकी 4 सोल्जर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं रूथ जो एक यूएसए प्रेसिडेंट की पर्सनल बॉडीगार्ड होती है जो एक ब्लैक विडो जैसी फाइट करती है। रूथ एक इजरायली है एंड रसिया के रेड रूम से ट्रेनिंग ली है, इट मीन्स रूथ एक ब्लैक विडो है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैम एंड बाकी गार्ड्स मिलकर 5 शूटर्स को पकड़ लेते हैं और सैम डायरेक्ट आइजा ब्रैडली के पास आते हैं एंड उसे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। आइजा कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं और उसने कुछ भी नहीं किया। सैम से कहता है आइजा के बातों से लगता है कि बकी बांस की तरह इसके भी ब्रेन वॉश हो जाती है कुछ पल के लिए, बट क्योंकि आइजा ने बहुत बड़ी गलती की होती है यूएसए प्रेसिडेंट रॉस पर अटैक करके, तो आइजा को जेल में बंद कर देते हैं। बट सैम आइजा से कहते हैं कि वो जानता है कि वो निर्दोष है एंड वो उसे वहाँ से बाहर निकाल के ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैम सीधे टॉरस से मिलता है एंड उस मीटिंग की पूरी फुटेज वीडियो देखता है एंड उसे काफ़ी सारी अजीब चीज़ें दिखती है। आइजा ब्रैडली अपना फ़ोन यूज़ करते टाइम अचानक वाइट लाइट ब्लिंक होने लगता है एंड ऐसा ही सेम उन सोल्जर्स के साथ भी हुआ था उस मीटिंग के दौरान। एंड एक चीज़ और नोटिस किया कि जब वो अचानक म्यूज़िक स्टार्ट होते हैं मीटिंग के दौरान तभी ये 5 एक्टिव होकर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। आइजा, सैम एंड टॉरस दोनों समझ जाते हैं कि ये किसी और ने करवाया है एंड फिर सैम एंड टॉरस दोनों प्लान बनाते हैं उसको ढूंढ के रहेंगे जिसने ये करवाया। फिर सैम वहाँ से जैसे ही अपने काम के लिए जाता है तब अचानक से सरपेंट ग्रुप का लीडर साइडवाइंडर सैम पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है और सैम साइडवाइंडर को कैप्चर कर लेता है। वहीं सैम के पास एक अननोन कॉल आता है और उस कॉल से सैम को पता चलता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है, क्योंकि कॉल पर सैम से कहता है कि तुमने इससे तो यहाँ पकड़ लिया लेकिन अब जो होने वाला है उसमें से तुम एक भी चीज़ नहीं रोक पाओगे। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। सैम टॉरस के पास जाता है एंड कॉल को ट्रैक करने को कहता है। वो कॉल एक पुराने गवर्नमेंट फैसिलिटी से आया था। सैम एंड टॉरस दोनों उस फैसिलिटी में जाते हैं और उनको पता चलता है वो एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर है जहां पर थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट करवाता है और ये तब से चल रहा है जब रॉस आर्मी में जनरल था। लेकिन अब एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है सैमुअल स्टाइनस यानी द लीडर। सैम एंड टॉरस सैमुअल को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि सैमुअल भी हल्क की तरह पूरा ग्रीन था एंड उसका सर भी अजीब सा था।
सैम पूछता है तुम हो कौन और ये सब क्यों करवा रहे हो, और सैम कहता है हम जानते हैं प्रेसिडेंट पे हमला कराने में तुम्हारा हाथ है। ये सब बात सुनकर सैमुअल कहता है मेरा नाम सैमुअल स्टांस है और मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब एक बार ब्रूस बैनर ने मेरे पास आकर हेल्प मांगी तब उसके मदद करने के दौरान उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर पर गिर गया एंड सर की चोट की वजह के कारण सीधे मेरी बॉडी में आ गया, जिस वजह से मैं एक ऐसा बन गया और इस वजह से मेरा दिमाग और पावरफुल, इंटेलिजेंट और तेज हो गया। और जैसे ही ये थंडरबोल्ट रॉस को पता चला उसने मुझे कैप्चर कर लिया एंड उसने मेरे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उससे सैमुअल कई बार कहता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए, बट तब उससे ये कहा जाता है कि सारा काम यूएसए गवर्नमेंट करवा रहा है एंड इसलिए वो चाहकर भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन उसने वादा किया कि जिस दिन वो यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन उसे आज़ाद कर देंगे, बट प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मुझे आज़ाद नहीं किया और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाते रहे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि थंडरबोल्ट रॉस का असली ईविल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आऊँगा ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि रॉस असली में कैसा इंसान है एंड इस तरीके से मैं रॉस से अपना बदला लूँगा। और यह करने के लिए साइडवाइंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जापान के कंटेनर को चोरी कर ले एंड ऐसा करने के लिए मैंने साइडवाइंडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे ताकि जब जापान को इस बारे में पता चले तो जापान को समझ आए कि सारी चीज़ें रॉस ने करवाया है। ये सब जानकर सैम विल्सन ये भी समझ जाता है कि जो कॉल उसके पास आया था वो कॉल भी द लीडर ने ही किया था एंड सभी गड़बड़ी का कारण द लीडर ही है। सैम जैसे ही लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही लीडर उस फैसिलिटी के सभी गार्ड्स को वो अजीब म्यूजिक सुनाकर हिप्नोटाइज कर देता है एंड सैम एंड टोरेस के पीछे लग जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर द लीडर भाग जाता है। और वहीं सैम एंड टोरेस उन सब सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में द लीडर अपनी प्लान में सक्सेस हो जाता है क्योंकि जापान को ये पता लग जाता है कि उन्हें एडमेंटियम को कंटेनर की चोरी करने के लिए साइडवाइंडर के अकाउंट में पैसे CIA ने भेजे थे। और इस बात से जापान के PM समझ जाते हैं कि ये सब एक जाल है और ये सब रॉस ने करवाया है। और जापान के PM डिसाइड करते हैं कि जो गठबंधन उस USA के साथ किया था वो तोड़ देते हैं और अपनी मिलिट्री सीधे सेलेस्टियल आइलैंड पे भेजने की तैयारी करने लगते हैं। USA से पहले जापान एडमेंटियम अपने काबू में कर ले ये सोचकर। फिर ये USA के इंटेलिजेंस को पता लगता है, वो सीधे रॉस को बताते हैं और रॉस भी अपनी मिलिट्री को सेलेस्टियल आइलैंड पे भेज देता है ताकि जापान की मिलिट्री सेलेस्टियल आइलैंड तक पहुंचने से पहले USA एडमेंटियम को अपने काबू में ले ले। और ये न्यूज़ पूरी TV पर वायरल हो जाती है कि जापान एंड USA के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली है। और ये सब सैम एंड टोरेस को पता चलता है। अपने सूट पहनकर तेज़ी से सेलेस्टियल आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। सैम एंड टोरेस सेलेस्टियल आइलैंड पहुंचते हैं और USA वॉरशिप के अंदर जाकर रॉस से मिलते हैं और रॉस को समझाते हैं वो ऐसा ना करें और अगर एक भी गलत कदम उठाने की वजह से दोनों देश के बीच वॉर स्टार्ट हो सकती है। दूसरी साइड द लीडर एक घर में जाकर USA के 2 पायलट्स को वायरलेस का हैक कर लेता है एंड हिप्नोटाइज कर जापान पर अटैक करने को कहता है। उसके बाद USA के दोनों पायलट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जापान को लगता है कि USA ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया और शायद वॉर स्टार्ट हो गया है एंड जापान रिस्पॉन्स में एयरक्राफ्ट भेजता है एंड जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर सैम एंड टोरेस दोनों मिलकर USA पायलट्स को बचा लेते हैं और दोनों जापान को ये समझाते हैं कि कोई वॉर नहीं है बल्कि दोनों सोल्जर्स ने बिना परमिशन के फायरिंग कर दी और फिर वॉर रुक जाता है एंड दोनों कंट्री अपनी मिलिट्री लेकर वापस आ जाते हैं और सैम एंड टोरेस भी वापस USA आ जाते हैं। फाइट के दौरान टोरेस इंजर्ड हो गए थे इसलिए सैम उसे जल्द से हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर बकी की एंट्री होती है। बकी सैम से मिलने आया होता है एंड सैम से कहता है कि फाइट को उसने न्यूज़ में देखा था और सैम से मिलकर बकी वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और जापान एंड USA के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एडमेंटियम को लेकर जो पूरी दुनिया के सामने क्लियर किया जा सके। और यहाँ पर सैम भी कहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि द लीडर भी आता है सैम से मिलने। लीडर सैम से कहता है मैंने USA एंड जापान की फ़ाइट का काफ़ी अच्छा प्लान बनाया था और उसके ज़रिए पूरी दुनिया को पता चल जाता कि रॉस कितना कर रहूँगा। और वहीं रॉस
को बहुत पहले एक खतरनाक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी इलाज बहुत मुश्किल था। और जब ये बात लीडर को रॉस ने बताया था, तब लीडर ने अपने तेज दिमाग से उसका भी इलाज ढूंढ लिया था और एक खास तरह की दवाई इन्वेंट किया, जिसकी दवाई रॉस रोज खाता है। लेकिन रॉस को पता नहीं था कि लीडर हर बार उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिलाता था एंड उस दवाई को रॉस सालों से ले रहा था। इस वजह से रॉस के बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गामा रेडिएशन भर चुका है और इतना सारा गामा रेडिएशन की वजह से रॉस इसी कॉन्फ्रेंस में रॉस ट्रांसफॉर्म होते हैं रेड हल्क में और सब चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगते हैं। सैम ये सब देखकर पहले द लीडर को अरेस्ट करवाता है एंड रेड हल्क को रोकने के लिए, और फिर सैम एंड रेड हल्क की बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वहीं रेड हल्क सैम पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर सैम रॉस की बेटी का जिक्र करता है और कहता है कि रॉस को उसकी बेटी के लिए शांत होना पड़ेगा, और रेड हल्क अपनी बेटी की बातें सुनकर शांत होने लगता है और फिर रॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड जेल में डाल दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं सैम विल्सन पैटी रॉस साथ आता है एंड थंडरबोल्ट रॉस से मिलवाता है और रॉस इससे बहुत खुश हो जाता है। वहीं सैम ने साबित कर दिया था कि रॉस पे अटैक करने वाला द लीडर है और आइजा ब्रैडली को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है। और वहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।